नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। बांग्लादेश से दुश्मनी का कारण क्या अडानी की दोस्ती है? दूसरा, एथेनॉल का मिक्सचर गडकरी का फायदा। और तीसरा, जहरीली हवा आम आदमी के लिए अच्छी, खास आदमी के लिए खराब। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आज एक विशेष आग्रह। हम लोग लखनऊ में एक चर्चा करते हैं, हर साल एक फिजिकल इवेंट होता है जिसका नाम अवध कॉन्क्लेव है। कई दिनों से कर रहे हैं। पिछली बार वो विषय पे चर्चा होती है, कुछ लोग सम्मानित किए जाते हैं। पिछली बार सुधा भारद्वाज जी को सम्मानित किया गया था शंकर गुहा नियोगी अवार्ड से, रवि नायर साहब को सम्मानित किया गया था दानिश अवार्ड से, और सुनीता झिंगरन जो हमारी एक बड़ी अदाकारा हैं, यहाँ की बड़ी सिंगर हैं, जो बेगम अख्तर जी के पास से उन्होंने सीखी है, उनको बेगम अख्तर अवार्ड से नवाजा गया था। इस साल हम जगदीप छोकर साहब की याद में एक अवार्ड इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। अभी किसको होना है ये कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा इस बार भी हो रही है। देश से बहुत से लोग आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, आशुतोष वार्ष्णेय आ रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम 10 जनवरी को लखनऊ में होगा। गहन चर्चा होती है, सीरियस चर्चा होती है, आगे क्या हो रहा है, आगे का रास्ता क्या है, सब पे बात होती है, इंटरेक्शन होता है ऑडियंस से। तो आपसे 2 आग्रह हैं। पहला आग्रह, अगर लखनऊ में हैं तो आइए, इस गोष्ठी में बैठिए, इसको सफल बनाइए। और दूसरा एक आवश्यक आग्रह ये है कि हमें इसके लिए आपसे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। बड़ा आयोजन होता है, इसमें बहुत पैसा लगता है, तो आपसे ये आर्थिक सहयोग की गुजारिश है। जितना आप इसमें हमारा आर्थिक सहयोग करेंगे उतना आराम से इसको करने में थोड़ी सहूलियत होगी। तो अब सबसे पहली बात, बांग्लादेश से दुश्मनी का कारण क्या अडानी की दोस्ती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक अजीब घटना हुई बांग्लादेश में। एक्सपेक्टेड था, धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा था। बांग्लादेश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जुलाई ओकियो मंचो। ये जब पिछले साल वहाँ का आंदोलन चल रहा था शेख हसीना के अगेंस्ट, उनके भ्रष्टाचार, उनके इस सब के अगेंस्ट, तो ये मंच वजूद में आया था। और जुलाई 2024 से इन लोग लगे रहे। शेख हसीना को फिर अगस्त में देश छोड़ के भागना पड़ा। भारत ने उनको, शुरुआत में तो रिलक्टेंट थे, लेकिन बाद में भारत ने उनको शरण दी। और शेख हसीना यहाँ से बैठ के काफ़ी कुछ स्टेटमेंट और अपनी रैलीज़ को संबोधित करते रहते हैं भारत में बैठ के, और जिसमें उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वो बात करते हैं। कल इस जुलाई ओकियो मंचो के नेतृत्व में जो बांग्लादेश में भारत का हाई कमीशन है, उसके ऊपर एक मार्च हुआ। डिक्लेयर्ड मार्च था, मार्च हुआ, पुलिस ने उसको रोका। बड़ा मार्च था, और उस मार्च के कारण वीज़ा का भी काम रुक गया। वो काफ़ी गतिविधियाँ बाधित रहीं। लेकिन उनकी मुख्य मांग ये थी कि जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारी जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें भारत की दखलंदाजी बंद हो। और वो ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब शेख हसीना यहाँ बैठ गई हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं, लगातार स्टेटमेंट इशू कर रही हैं। यहाँ का मीडिया, जिस तरह का मीडिया यहाँ का है, मामला हुआ करता है, ये आप देखे ही हैं। और यहाँ के ऑफिशियल्स, ये सब लोग जो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा लोग हैं, उनके अगेंस्ट, उनका कहना ऐसा है कि एक गोलबंदी कर रहे हैं। उनकी मांग ये थी, उन्होंने जो नारे लगाए, जो वो था कि फासिस्ट हसीना और दूसरे हत्यारों की वापसी। वो लगातार दबाव ये बना रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए, जिससे उनके ऊपर मुकदमा चल सके। इसमें बहुत से उनके बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रधान हैं जातीय गणतांत्रिक पार्टी के, उन्होंने वहाँ भाषण भी दिया। और वो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई ये जो वहाँ का टेररिज्म है, वो यहाँ पे बांग्लादेश के लोग जो बैठ के वो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इस तरह की बात, उनका आरोप है। अब जब थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझना होगा, भारत ने हालांकि बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं रियाज हमीदुल्लाह, उनको बुला के अपनी
एतराज़ सख्त शब्दों में कहा है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा कि नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंटेन्ड, क्योंकि हमारी वीसा के एक्टिविटीज़ बाधित हुई थी। लेकिन जनाब मुझे एक चीज़ ये बताइए, आज शेख हसीना अगर भारत में है और बांग्लादेश की सरकार ये कहती है कि वो उनके ऊपर मुकदमा चला जो यूएन की एजेंसी थी उसके संयुक्त तत्वाधान में, उनको दोषी पाया गया, उनको सज़ा मिली है, और अगर वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार जो प्रेजेंट सरकार इनको वापसी कर रही है और हम किसी भी कारण से, ठीक है वो मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना होगा। दाऊद अगर पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ साजिश करते हैं तो शेख हसीना वहाँ की जो पॉलिटिकल है उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं। तो अगर बांग्लादेश के जो नेतृत्व है वो कह रहा है कि भाई इनको हमें वापस दो, हमारे यहाँ इनका मुकदमा चले, तो इसमें क्या गलत बात है। लेकिन इन सबके पीछे एक चीज़ और समझनी होगी हमको, और वो इम्पोर्टेंट है कि शेख हसीना को, ठीक है मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई आया है शरण, अगर उसने मांगा है ऑफिशियली तो उसको शरण दीजिए, लेकिन ये भी साथ में आपको निश्चित करना पड़ेगा सरकार को कि वो यहाँ से बैठ के बांग्लादेश की पॉलिटिक्स ना करे। वो यहाँ से बैठ के शेख हसीना अपनी पार्टी के अवामी लीग की मीटिंग को एड्रेस करती हैं वर्चुअली, वो यहाँ से बैठ के स्टेटमेंट देती हैं, वो यहाँ से बैठ के जो इस समय के उनके यूनुस साहब हैं उनको बताती हैं कितने भ्रष्टाचारी, कितने चोर आदमी हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप अगर उनके देश का मामला है तो इसको आपको बंद करिए। अब ये क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? बंद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, मुख्य बात यह है कि शेख हसीना के ही सरपरस्ती में जो अडानी जी का जो पावर एग्रीमेंट हुआ, और उसके अलावा मालूम नहीं अडानी जी क्या क्या कहाँ कहाँ बेचते हैं, उस समय शेख हसीना ने थी। अडानी जी ने एक मतलब टके का माल कितने में बेचा ये नहीं मालूम, बिजली का जो, ये तो जग जाहिर है कि उन्होंने बहुत महंगा एग्रीमेंट किया, जिससे उन्होंने उस चूना बांग्लादेश सरकार को लगाया, भारत सरकार को लगाया, और उसका जो अगर चूना लगाया तो उस चूने का किसने किसने वो पान खाया ये जग जाहिर है। तो क्या केवल अडानी जी को बचाने के लिए, क्योंकि शेख हसीना और अडानी के बीच में एक समझौता हुआ था जो बहुत ही भ्रष्टाचारी समझौता था, जो बहुत ही बेईमानी का समझौता था, जो भारत और बांग्लादेश दोनों के हित में नहीं था, तो क्या इसलिए बचा रही है सरकार? तो कहीं ना कहीं इस कॉल को लेना होगा। यह भी जरूरी है कि एक बांग्लादेश एक ऐसा देश जो पूरी तरह भारत का साथी था, हमने 16 दिसंबर को अभी विजय दिवस निकला है, हम उनकी आज़ादी में हमारा सबसे बड़ा योगदान था। हमारी, अगर ये कहना अगर अनुचित ना हो तो हमारी वजह से आज़ादी मिली, और आज आप एक आढ़तिये, एक ऐसे व्यापारी के चक्कर में उस देश से संबंध खराब कर रहे हैं जो केवल इधर के माल उधर, उधर का माल इधर करता है। तो निर्णय तो इस देश के नेतृत्व को लेना होगा कि अडानी ज़्यादा अहम कि देश ज़्यादा अहम। अब बात करते हैं ये जो एथेनॉल का मिक्सचर, गडकरी का फ़ायदा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले समझ लिया जाए, आजकल दिल्ली का पोल्यूशन पे भी बात आज करनी है, और इसमें कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं ये भी थोड़ा बात करते हैं। गडकरी जी अकेले मंत्री हैं जो 11 वर्षों से 2014 से एक ही मंत्रालय उनके पास, मतलब वो उस मंत्रालय हटा नहीं है, सड़क वाला, नेशनल हाईवे जिसमें आता है, भूतल परिवहन। वो ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं उसके इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहा हूं। वो एक काम लेके आए हैं, उसमें पैकिंग की गई है कि वो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एथेनॉल का एक बायोफ्यूल है जो गन्ने से, मक्के से, इन सब चीज़ों से निकलता है, डिस्टिलरी तरह रहता है, पहले जैसे कोई भी डिस्टिलरी उसको बनाती है, और उसको मिक्स किया जाता है पेट्रोल में, और वो मिक्सचर जो है वो फिर बेचा जाता है फ्यूल की तरह से। कहा यह जाता है, अच्छा उसका नाम है E20। कहा यह जाता है कि इसकी खूबी यह है कि पूरा जो फ्यूल है वो पूरा बर्न करता है, तो अनबर्न जो पोर्शन वो कम हो जाता है, तो पोल्यूशन कम हो जाता है। मोटा मोटा मैं आपको सिद्धांत समझा रहा हूं।
अब जो बात ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़रूरी ये है कि क्या, अच्छा ये अमेरिका में आज से 25-30 साल पहले से चल रहा है, वहाँ पे 10% पहले हुआ था, अब 15% है। भारत ने ऑलरेडी 2025 में 20% कर दिया है और ये 20% अगले 1-2-3 साल में 27.5% तक हो जाएगा, मतलब एथेनॉल इतना डाला जाएगा। 2-3 बहुत मूल प्रश्न हैं। सरकार के अगेंस्ट कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फ्यूल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? मैं बहुत मोटी बात बता रहा हूं। खराब इसलिए हो रहे हैं कि जो गाड़ियां बन रही हैं आजकल, कोई भी गाड़ी, उस गाड़ी का एक ऑक्टेन लेवल ऑफ फ्यूल होता है, अलग अलग ग्रेड है। जहाज का, हालांकि जहाज का ग्रेड कम होता है, लेकिन जहाज का वो डीजल से ऑक्टेन फर्क होते हैं। तो अगर आप देखें जो महंगी गाड़ियां आती हैं, जो मर्सिडीज और ऑडी, इनमें हायर ऑक्टेन का फ्यूल पड़ता है क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अब जो गाड़ियां भारत में हम सब लोग ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, उसमें जो उसका इंजन है वो एक सेट उसमें है, वो 20% एथेनॉल वो नहीं ले सकता है। होता क्या है कि आपका कोई भी इंजन इस तरह से डिजाइन किया, भारत में क्या दुनिया में कहीं पे भी डिजाइन किया जा सकता है कि उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ टॉलरेंस है। आप जो टीवी सेट लाते हैं, आप जो एसी लाते हैं, आप जो फ्रिज लाते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन का एक क्या है ना कि भाई इतने वोल्ट तक ये सह लेगा, इनबिल्ट स्टेबलाइजर है। तो वो इनबिल्ट चीज उसी तरह से किसी भी इंजन में होती है कि अगर इसमें कुछ एडल्ट्रेशन भी आ गया, प्योर फ्यूल नहीं भी है, 2%, कभी कोई पहले मिट्टी का तेल मिला देते थे, फिर कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें आती थी, अगर इस तरह की चीज़ें भी आ गई तो वो एक हद तक उसको हैंडल कर लेगा, उस इम्प्योरिटी को। वो इम्प्योरिटी 5-7%, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो इम्प्योरिटी, लेकिन ये तय बात है कि वो 20% इम्प्योरिटी को नहीं तय हैंडल कर पाएगा, इंजन खराब होगा। अब इससे 2-3 प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न यह है कि जो ये बार बार पुश किया जा रहा है कि साहब इसकी वजह से तो पोल्यूशन बहुत चेक में रहता है, तो इसलिए इसको यूज किया जा रहा है, लेकिन इंजन का क्या? क्योंकि ये कहना कि हमने अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, जो अब नए इंजन आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि वो 20% एथेनॉल तक के बायोफ्यूल जो मिक्सचर है उसको हैंडल कर लेंगे। मुझे ये बताइए, गाड़ी कितने, एक एवरेज घर में क्या गाड़ी रोज खरीदी जाती है? गाड़ी एक जनरेशन में एक गाड़ी खरीदी जाती है। तमाम अगल बगल दोस्त में तो नातेदार, रिश्तेदार, भाई बहन, इसमें देख लीजिए, एक गाड़ी खरीदी जाती है, कोई 15 साल नहीं, 25 साल 30 साल वो गाड़ी चल रही है। क्यों बेचें, क्यों चेंज करें? तो गाड़ी कोई ऐसी चीज नहीं कि वो कपड़े की तरफ फैशन चला गया तो अब नेकर बेल बॉटम पहन लिए तो कौन सा पहन लिया। गाड़ी इज समथिंग अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम अब नए इंजन कर रहे हैं तो नए लोग जो खरीदेंगे तो BS6 और क्या क्या कर रहे हैं वो नहीं खरीदेंगे, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप, एक बहुत मूल प्रश्न है, अगर ये फ्यूल है और जैसा कहा जाता है ये बायोफ्यूल है तो ये उससे सस्ता है, क्रूड जो आप क्या इसका कोई बेनिफिट कंज्यूमर को जा रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि 90 रुपए का है, अगर इसमें 20% पड़ता है तो ये 80 रुपए का पड़ेगा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम 90 रुपए का लो या 80 रुपए का लो। तो मैं एज अ डिसीजन देखूंगा कि यार मेरा इंजन कितना खराब हो सकता है, तो इंजन को बनवाने में मेरा ये पैसा, तो चलो मैं, इंजन थोड़ा खराब भी होगा लेकिन मेरा 80 रुपया 10 रुपया बच रहा है, तो महीने में अगर मैं इतना चलता हूँ तो महीने में मेरे 2000 रुपये बचे, साल में मेरे 24,000 रुपये बचे, तो चलो इंजन खराब होता है तो मैं 24,000 कुछ एक निर्णय लूंगा ना। नहीं, वो जो बचत हो रही है वो जेब में जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां लगा दे रहा हूं। गडकरी जी बहुत साइलेंटली, और इस पे हल्ला मचा था, जो देश के कई प्रमुख, अब ये जो एथेनॉल है ये बहुत से बना रहे हैं प्लांट, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल राजस्थान में किसानों ने एक एथेनॉल का प्लांट लग रहा है बड़ा, उसके अगेंस्ट विरोध किया है, वहां प्रदर्शन किया है, 7 दिन का या 10 दिन का टाइम दिया है, और उनका कहना है यहां नहीं बनने देंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, जब आप खेती ये वाली करेंगे, गन्ने में पानी, मतलब वो अलग अलग, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अब एक चीज़ समझ लीजिए, गडकरी जी के परिवार का 3-4 मैं नाम दे रहा हूँ जो उनके परिवार की इंडस्ट्री उन्होंने इसी में बिठा दी है। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
CIAN। इसके निखिल गडकरी जी जो हैं, इनके लड़के जो हैं, वो इसके कर्ता धर्ता हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, ये निखिल गडकरी जी की जो कंपनी है, ये 17 करोड़ का बिजनेस करती थी, अब ये 500 करोड़ से ऊपर का कर रही है 1-2 साल में। वो जय शाह वाला है, लेकिन जय शाह तो और कलाकार हैं, वो तो 50,000 से 170 करोड़ पहुंच गए थे, ये 17 करोड़ से 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। दूसरी कंपनी है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये सारंग गडकरी इनके दूसरे लड़के की है। इनकी जो पूर्ति ग्रुप ऑफ एंटिटीज थी, अगर आपको याद हो पूर्ति ग्रुप, पूर्ति घोटाला याद आया, फिर से याद दिलाऊं, पूर्ति घोटाला, गडकरी जी यंगेस्ट, उस समय तक के यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, राइजिंग स्टार, क्या हुआ, इस्तीफा देना पड़ा नेशनल प्रेसिडेंटशिप से, राजनाथ सिंह अंतरिम अध्यक्ष फिर बने, और गडकरी जी को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, पूर्ति घोटाले में नाम आया, याद आ गया। वो पूर्ति, वही वाला जो पूर्ति ग्रुप की एंटिटीज हैं, जिसमें पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड, पूर्ति एग्रोटेक, इस तरह के बहुत तमाम हैं। मतलब गडकरी जी के घर की बहुत सी वो एथेनॉल बनाने में लग गई हैं। तो इतना सोचिए क्या पैसा बरस रहा होगा, और ये कहो कि हम किसी से कोई बेईमानी नहीं है। खैर, तो मेन ये है कि इस एथेनॉल से दुनिया में अमेरिका भी अभी 15% ज़्यादा नहीं कर रहा है। एथेनॉल से फ़ायदा गडकरी जी का ज़्यादा है, हमें और आपका है, पोल्यूशन कम हो रहा है, ये सोचने की वाली बात होगी। अब तीसरी बात कर लें, जहरीली हवा आम आदमी के लिए अच्छी, खास आदमी के लिए खराब। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल लखनऊ में IPL का एक मैच था। अच्छा सॉरी, कल लखनऊ में इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 मैच था, और उस मैच को कल कैंसिल किया गया AQI की वजह से। यहाँ इतनी पोल्यूटेड एयर है। अब कुछ लोग कहेंगे पोल्यूशन ज़्यादा है तो धुंध ज़्यादा है। लखनऊ शहर में इस समय आप सुबह उठिए, मैं साइकिल चलाता हूँ सुबह, मैं नहीं गया कल साइकिल चलाने, कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन की इंतहा है, और ये लखनऊ सिर्फ नहीं, दिल्ली तो है ही, इस तरह के बहुत से शहर हैं। तो अगर आप इस खिलाड़ियों को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं तो खास है। दूसरी तरफ दिल्ली में आ गया है कि स्कूल बंद, 5वीं तक के या 7वीं तक के स्कूलों की पर अभी छुट्टी है, जब तब तक नहीं खुलेंगे जब तक अगला ऑर्डर नहीं आएगा। समस्याएं अलग अलग हैं। पहली समस्या, जो निर्धन वर्ग, जो गरीब लोग तबके से लोग आते हैं, उनके बच्चों के लिए अगर याद हो तो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स वो क्यों आएंगे विद्यालय, मिड डे मील की वजह से। ये स्टैब्लिश, इस देश का स्टैब्लिश्ड फिलॉसफी है। उनका खाने का क्या होगा दिन का, आपने तो स्कूल बंद कर दिया, उनके खाने का क्या होगा। दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं कि 50% कार्यालय और 50% स्कूल खुलेंगे, 50% तो घर से काम करें। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इस देश में हर उस गरीब बच्चे के पास एक लैपटॉप है जिसमें वो बैठ के दूर से काम करेगा, यही सोच रहे हैं ना आप। ये सोच रहे हैं कि हर उस मध्यम वर्गीय और लो इनकम ग्रुप के जितने बच्चे हैं, जितने परिवार हैं दिल्ली में जो नौकरी करते हैं, उन सबके घर में एक अलग से स्टूडियो है, बढ़िया कमरा है, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती, वहाँ बैठ के वो दिन भर काम करेगा। जनाब एक कमरे के घर में रहते हैं, वहीं खाना, वहीं बनाना, वहीं पीना, वहीं सोना, वहीं सब कुछ। तो ये कोई बैठे हैं ऊपर नीला ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर। हालांकि कुछ चीजें ठीक कहीं। अब दिल्ली जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली की, MCD, वो अगर आप दिल्ली गए हो तो हर जगह उसके टोल नाके लगे हुए हैं। कल उसको बंद कराने की बात की गई। 9 टोल नाके हैं। टोल नाके पे किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। अब अगर गाड़ी आइडलिंग कर रही है तो पोल्यूशन और फैल रहा है। भाई वहां तो एक एक बूंद को आपको बचाना है ना, एक एक बूंद। तो कल एक सुप्रीम कोर्ट ने ठीक काम किया, उसने कहा MCD के तुरंत नाके खत्म हो, और कम से कम एक, आप अभी तो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप, उन्होंने कहा हमारा फिर कैसे वो चलेगा, हमारा तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि रेवेन्यू लॉस कुछ नहीं, अगले साल 2026 में ये 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपका ये बंद रहेगा।
कैसे ऑपरेट होगा ये अभी से आप सोच के आइए। नेशनल हाईवे से बात करिए, कहीं इसको दूर ले जाइए, लेकिन अभी के लिए बंद है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि AQI पे आप, जो राहुल गांधी ने उस दिन लोकसभा में कहा कि ये एक नेशनल आपदा है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है, और इस राष्ट्रीय समस्या का हल सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके होगा। नहीं तो ये दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, उनके, आप भी वही कर रहे हैं, दूसरे लोग भी वही कर रहे हैं। तो इसका एक कॉम्प्रहेंसिव जब तक आप चीजें नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि जो लोग डिसीजन मेकर हैं वो तो एयर प्योरीफायर से लेके ये सारे वो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं जिससे उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आम आदमी का जीवन इस जहरीली गैस को लेके इस्टेब्लिश हुआ है कि जीवन रोज कम हो रहा है। जल्दी कुछ करिए, क्योंकि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।